जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जी हाँ, किसी कवि ने खूब कहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं। जी हाँ, जो पसीने से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदलते हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल मेघराम मीना ऑफिशियल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जला दर्शन में बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। धैर्य रखना, बहुत लंबी क्लास है, सब विद्यार्थियों के काम आने वाली है। आप बार बार पूछना, मैं बताता हूँ। ये रीट के विद्यार्थियों के लिए, पटवार विद्यार्थियों के लिए, एसआई विद्यार्थियों के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, ग्राम सेवक के लिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, ये पीटीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड कॉलेज, राजस्थान ऑल कंपटीशन जितने विद्यार्थी हैं उन सब के लिए धमाकेदार एक क्लास है। हम जिला दर्शन लेकर आए हैं, हमने 4 जिले पढ़ा दिए हैं। क्लास में आप देख सकते हैं आज हमारा है RJ05 भरतपुर जिला। क्या पढ़ेंगे? लोहागढ़ पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले हम जिला दर्शन में जिला दर्शन पढ़ेंगे भरतपुर जिला, जिसको RJ05 कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको RJ05 कहा जाता है। तो आज पढ़ने वाले हैं भरतपुर जिला। इस भरतपुर जिले का हम इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कला संस्कृति पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे और युद्ध पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा प्रयास किया गया है, आपके लिए मेहनत की गई है। क्लास को अंत तक जरूर देखें, पेन कॉपी साथ में रखें, स्टार डैश लगाकर पूरा नोट साथ साथ बनाते रहें। पुश कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको बीच बीच में देखना है इसकी शॉट लेते रहना, मैं जैसे ही बोर्ड भर जाएगा मैं साइड में होता रहूँगा। तो देखिए, मैप के माध्यम से पहले इसका मैप बना लेते हैं हल्का सा। आप सब जानते हैं राजस्थान की जो आकृति कैसी है, हमारे राजस्थान की आकृति वो पतंगाकार जी कैसी है, पतंगाकार है, ठीक है ना। तो आज पढ़ने वाले हैं RJ05। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे शेरनियों, RJ05 किसको कहते हैं? भरतपुर जिले को कहा जाता है। अब इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे हम क्रमबद्ध तरीके से। नंबर 1, तो देखिए पहली बात तो ये पूरी भाग माता किस माता है, हम 4 दिशा बना दें। ये उत्तर भाग, ये राजस्थान का दक्षिण भाग, ये पूरा भाग, ये पश्चिम भाग, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे भरतपुर जिले की। किसकी बात करते हैं? भरतपुर जिले की। इसका भूगोल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसके भूगोल की चर्चा कर लेते हैं। जो भरतपुर जिला है तो ये किस भाग में आता है? अगर भाग की बात करते हैं, ये पूरी भाग में किस में आता है? पूर्वी मैदानी भाग में आता है। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, HM सक्सेना ने राजस्थान के 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भौतिक भागों में बांटा गया, जिसमें से पूर्वी मैदानी भाग में भरतपुर जिला आता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 देखिए, ये जो भरतपुर जिला है पहले किस में आता? मत्स्य संघ में। किस में आता है ये मत्स्य संघ का भी भाग था। हमने पढ़ा राजस्थान का एकीकरण कितने में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। कितने हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। जो सबसे पहला चरण कौन सा? सबसे पहला चरण कौन सा है? आपका मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। इसमें कितने जिले थे? 4 जिले। किसके थे? 4, ABCD, ये इसकी ट्रिक है। मत्स्य संघ के 4 जिले थे, ये इसकी ट्रिक है। ए से आपका अलवर, बी से भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो हम बात किससे कर रहे हैं? भरतपुर की। तो यानी भरतपुर जिला मत्स्य संघ का भाग रहा था, ठीक है ना। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, पहले विराटनगर, बैराट, फिर क्या थी इसकी राजधानी? अलवर थी। तो यानी कि भरतपुर पूरी भाग का हिस्सा है। भरतपुर मत्स्य संघ यानी मत्स्य संघ का भी हिस्सा रहा है। मत्स्य संघ में भी भरतपुर जिला आता था। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा में मेवात, तो मेवात में वैसे अलवर जिला आता है। ये पढ़ चुके हैं अलवर जिला दर्शन, RJ02 अलवर जिला दर्शन पढ़ चुके हैं, देख लेना। अलवर और भरतपुर जिला, कौन सा? अलवर और भरतपुर जिला दोनों जिले मेवात क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? मेवात क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान का अलवर जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला, दोनों जिले आपके मेवात में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों किस में आते हैं? ये मेवात में आते हैं। तो यहाँ तक आप पेन कॉपी साथ में लिखें, साथ में लेकर लिखते रहें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे विनम्र विनती है, आपका नोट्स बन जाएगा और आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। कोरोना में आप घर पर हैं, पढ़ाई करते रहें, रेगुलर हमारी क्लास को देखते रहें, यानी कि आपको लाभ मिलेगा। तो आप स्टार ऐसे नोट्स बनाते रहें अलग अलग से। हाँ जी, तो मेरे बात में क्या पढ़ा हमने? भरतपुर पूर्वी मैदानी भाग में आता है। भरतपुर मत्स्य संघ का ही भाग है। भरतपुर मेवात का ही हिस्सा है। मेवात में अलवर, भरतपुर जिला दोनों आते हैं।
इसके बाद देखते हैं, अब जो ये भरतपुर है, इसको ये भरतपुर जिले के हम सीमा देखते हैं। तो ये हमारा जिला कौन सा? धौलपुर। कौन जिला है? राजस्थान के सबसे पूर्व में जिला कौन सा है? धौलपुर। ये क्वेश्चन है, हमने पहले पढ़ा दिया। सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में कहाँ होता है सूर्योदय? आपके जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर और धौलपुर में दूरी कितनी का अंतर है? हम पढ़ चुके हैं। कितनी अंतर है? 872 किलोमीटर। कितनी है? 872 किलोमीटर का क्या है? अंतर है धौलपुर में और जैसलमेर में। सूर्योदय का अंतर कितना है? ये आपके 35.9 बराबर 36 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है? 36 मिनट का लगभग अंतर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भरतपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्व जिला कौन सा? धौलपुर, ठीक है ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? जिला कौन सा? भरतपुर। RJ05 हम पढ़ रहे हैं भरतपुर जिला। अब देखिए, तो भरतपुर जिले की पहले पढ़ते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा। कौन से पढ़ते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा, क्योंकि भरतपुर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती नहीं है। पाकिस्तान जो 4 जो लगता है, जो कल पढ़ा दिया हमने, गंगानगर से लगता है, बीकानेर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, ठीक है ना। अब राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य है वो कितने? 5 है, आपको बता दिया। पंजाब है, उत्तर में कौन सा? पंजाब। फिर कौन सा? आपके हरियाणा। फिर पूर्व में कौन सा? उत्तर प्रदेश। पूर्व दक्षिण मध्य में क्या? मध्य प्रदेश। और इधर क्या? आपके दक्षिण पश्चिम के मध्य में गुजरात। तो भरतपुर से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो एक बनाता है आपका यानी कि हरियाणा। कौन सा राज्य बनाता है? आपका हरियाणा। और एक बनाता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। यानी कि भरतपुर जिले से 2 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक बनाता है हरियाणा। कौन से विद्यार्थियों? हरियाणा। और एक बनाता है आपका यूपी। शॉर्ट लिख दिया मैं परिवहन कोड में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्या समझे? हमारा भरतपुर जिला राजस्थान का अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों से बनाता है। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं जिलों की, किसकी बात करते हैं? अगर हम जिलों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जिलों की, यानी कि किन किन जिलों से भरतपुर जिले की सीमा लगती है। तो कौन कौन से डायग्राम देख लेते हैं। एक तो लगता है अलवर जिला। कौन सा लगता है? जिसे राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। कौन सा? अलवर जिला। एक लगता है दौसा जिला। कौन सा लगता है? दौसा जिला। जी हाँ, कौन सा? दौसा। एक लगता है आपके करौली जिला। कौन सा? करौली जिला। और एक लगता है आपके धौलपुर। कौन सा? धौलपुर जिला, ठीक है ना। तो भरतपुर जिले से राजस्थान के 4 जिले पड़ोसी है जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक अलवर जिला, एक दौसा जिला, एक करौली और एक आपके धौलपुर जिला। जी हाँ, कौन सा? धौलपुर जिला। तो कितने जिले? 4 लिख लो। भरतपुर से लगने वाले जिले 4 हैं। आप मेरे साथ में पेन कॉपी से लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे। नंबर 1 जिला कौन सा? अलवर। कौन सा? जिसे राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। नंबर 2 जिला कौन सा? दौसा, देवनगरी कहते हैं इसको। आगे कौन सा? करौली। डांग की रानी कौन है? करौली। तो डांग का राजा किसे कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स जरूर बताएं। जो विद्यार्थी मेरे प्रिय स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे भी, तो इसमें कमेंट्स में जरूर बताना कि डांग का रानी करौली कहते हैं, तो डांग का राजा किसे कहते हैं। और इसके बाद है आपका धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। तो भरतपुर से 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं और 2 राज्य हरियाणा उत्तर प्रदेश भरतपुर से क्या बनाते हैं? भरतपुर से सीधा संबंध बनाते हैं। किससे? अंतर्राज्यीय सीमा का, ठीक है ना। ये तो होगा इसका भौगोलिक परिचय हो गया। क्या हो गया? इसका भौगोलिक परिचय हो गया। अब ये जिला कब बनाए? ये भरतपुर जिला कब बनाए? जब राजस्थान का एक में हुआ था 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में क्या होगा? एकीकरण। उस समय क्या? भरतपुर को जिला बना गया, ठीक है ना। राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण के समय भरतपुर जिले को राजस्थान का जिला बनाया गया, ठीक है ना। अब देखिए, संभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? संभाग भी। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग आप सब जानते हैं? 33 जिले और 7 क्या है विद्यार्थियों? संभाग। वर्तमान में 33 तो जिले हैं, लिख लो डस्ट ला के, और 7 क्या है? संभाग। तो ये जो भरतपुर संभाग है ये बना है आपका 4 जून 2005 को। सबसे 7वां संभाग कौन संभाग है? 7वां संभाग। राजस्थान का पटवार की एग्जाम में, LDC के एग्जाम में, सुपरवाइजर की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो वो आपके भरतपुर संभाग है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, वो भी आपके भरतपुर है। लिख लो आप इसको, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो आपके भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सब छोटा संभाग कौन सा आपका, भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा आपके, भरतपुर है। भरतपुर संभाग कौन सा, नवीनतम है, कौन सा है, 7वें नंबर का। कब बना है, जून सन 2005 में भरतपुर संभाग की स्थापना की गई थी। और भरतपुर जिला कब बना, तो भरतपुर जिला 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एक हुआ था। उस समय भरतपुर जिले को राजस्थान का जिला बनाया गया था। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते। तो प्रिय विद्यार्थियों, या तो ले लो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, लिख लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है। धैर्य रखें, पैसे से रखें, लंबी क्लास है, जिला दर्शन है, सब विद्यार्थियों के लिए काम वाली है। रीट के विद्यार्थी हो, पटवार के हो, ग्राम सेवक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को, हाईकोर्ट हो, पीटीटी के हो, बीए बीएड के हो, बीएससी बीएड के हो, एसटीसी हो, कॉलेज को, सभी राजस्थान के जितने विद्यार्थी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की, आरएएस की, जितने भी, सबके लिए रामबाण की एक क्लास साबित होने वाली है। हमारा केवल ध्येय यह है, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को, हमारे प्रिय स्टूडेंटों को, हमारे छोटे भाई बहनों को लाभ मिलेगा। इसका उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और किसी ने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। अगर आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि हम आगे बढ़ें इसके बारे में। हाँ जी, तो भरतपुर हमारा जिला चल रहा है जल दर्शन में। तो देखिए, इसका संस्थापक भी लिख सकते हैं, आगे बता दूंगा, लिख लो उसमें। भरतपुर का संस्थापक है बदन सिंह। कौन था, इसका संस्थापक है बदन सिंह। भरतपुर को बसाने वाले कौन थे, बदन सिंह। कौन थे, इसको भी लिख लो साथ में। भरतपुर को बसाने वाले कौन थे, बदन सिंह। जी हाँ, कौन थे, बदन सिंह। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, बदन सिंह है, ठीक है ना। भरतपुर को बसाने वाले वास्तविक संस्थापक कौन है, आपके बदन सिंह है। और वास्तव नहीं पूछा तो क्या आएगा, चूड़ामन आएगा। क्या आएगा, चूड़ामन, ठीक है ना। भरतपुर को लोहागढ़ भी कहते हैं। आ रहे थे वो टॉपिक सारे क्रम से आएंगे। भरतपुर को लोहागढ़ भी कहते हैं। भरतपुर शहर, भरतपुर को बसाने का सबसे पहले काम किसने किया, चूड़ामन ने। वास्तविक संस्थापक कौन है भरतपुर का, वो है यहाँ पे महाराजा बदन सिंह। कौन था, महाराजा बदन सिंह, ठीक है ना। तो लिख लियो आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अभी काफ़ी हमारा इसमें कुछ बकाया है। हाँ जी, ठीक है ना, लिख लो आप इसको। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो आप। देखो, आपके लिए क्लास बनाई है, मेहनत कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से। हम लाइव है इस समय, रिकॉर्डेड क्लास है हमारी वैसे ये, और आपके लिए ही बनाया गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। भरतपुर जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की है, तो महाराजा सूरजमल ने की है 1733 ईस्वी में। कब की है, महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। देख लीजिए, अब मैं जो आकृति बनाऊंगा वो राजस्थान की पतंगाकार आकृति बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले राजस्थान की 2 आकृतियाँ सबको पता है, आपको पढ़ते आ रहे हैं। एक तो विषम कोणीय चतुर्समान है, और एक आपके पतंगाकार है। अब देखिए, तो हम जिला कौन सा पढ़ रहे हैं, हम जिला पढ़ रहे हैं भरतपुर जिला, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन भी है। कौन है, चूड़ामन भी भरतपुर के क्या है, संस्थापक है। अगर आज यार वास्तविक संस्थापक कौन है इसके, तो बदन सिंह है। कौन है, बदन सिंह है। थोड़ा ध्यान देना बात पर। चूड़ामन भी है इनके संस्थापक, मुखिया, और वास्तविक कौन है, बदन सिंह, ठीक है ना। अगर बात करते हैं भरतपुर शहर की, भरतपुर शहर तो वो किसने बसाया, महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने, लिख लो आप मेरे साथ में। और कौन सी, 1733 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, साथ में लिखते रहे, समय का सदुपयोग होगा। तो महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की है। इसको क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं। लिख लो आप, डैश लागे, स्टार एस लागे, जाटों का प्लेटो, प्लेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं। सूरजमल जी थे, दबंग थे, भरतपुर रियासत के राजा थे, दबंग हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको जाटों का प्लेटो कहते हैं। जाटों का प्लेटो कहते हैं किसको, महाराजा सूरजमल को, ठीक है ना। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए, गलत नहीं होना चाहिए, समझने का प्रयास करें। चूड़ामन भी इनके संस्थापक है। वास्तविक कौन है वास्तविक इसके संस्थापक, बदन सिंह है।
अगर प्रॉपर क्वेश्चन आता कि भरतपुर शहर किसने बसाया, तो महाराजा सूरजमल ने बसाया। कब बसाया? 1733 ईस्वी में, ठीक है ना। और जाटों का प्लेटो कहते हैं किसको? महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। लिख लीजिए आप, साथ में लिखते रहे ताकि आपका समय का सदुपयोग हो और हम आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसकी हम भरतपुर की जलवायु की बात करते हैं। तो आर्द्र जलवायु कैसी है? इसकी आर्द्र जलवायु है। भरतपुर जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। किस भाग में आता है ये आता है पूर्वी मैदानी भाग में। किस में आता है? भरतपुर जिला पूर्वी मैदानी भाग में आता है, ठीक है ना। ये भरतपुर जिला है, ये रेल परिवहन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। रेल परिवहन से, कौन सा रेल परिवहन? आगरा से बांदीकुई। राजस्थान की पहली ट्रेन कब चली थी? 1877 में। कहाँ से? आगरा से और बांदीकुई के मध्य में। तो भरतपुर रेल परिवहन जुड़ा हुआ है। एनएच की बात करते हैं, आगरा से बीकानेर एनएच कौन सा? 21। एनएच कौन सा गुजरता है? 21। एनएच 21 भी भरतपुर को सीधा जोड़ता है, ठीक है ना। भरतपुर को सीधा क्या करता है? जोड़ता है। तो जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु। किस में आता है? पूरी मैदानी भाग में आता है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। और अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसी है? इसकी जलोढ़। कैसी है? जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। तो प्रिय विद्यार्थी, जलोढ़ कछारी मिट्टी कैसी होती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कछारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। जलोढ़ भी है, कछारी मिट्टी है और काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। सारे बिंदु आते रहेंगे तो लिख लेना, साथ में लिखते रहें। स्टार हैज डैश के माध्यम से आप लिखते रहें। इसकी हिस्ट्री, इसकी पॉलिटिकल, इसकी ज्योग्राफी, इसकी कल्चर सब कुछ आती रहेगी, ठीक है ना। और भी बात कर लो, इसकी आकृति कैसी है? गिलहरी नुमा। कैसी है? गिलहरी नुमा। भरतपुर जिले की आकृति कैसी है? वो आपके है गिलहरी नुमा। कैसी है? गिलहरी नुमा। और भरतपुर जिले की वनस्पति की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेशन। क्या बोलते हैं? वनस्पति को बोलते हैं वेजिटेशन। तो वनस्पति कैसी है? पतझड़। कैसी है? पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लिख लो, डैश लगा के स्टार। भरतपुर जिले की वनस्पति पतझड़ है। भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी नुमा है। भरतपुर जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। भरतपुर जिला पूरी मैदान में आता है। लिख लो इनको, या ले लो इसका, वो ले लो, इसकी छोट ले लीजिए, इसकी छोट लेना आप इसका, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब पढ़ेंगे हम भरतपुर जिले की नदियाँ पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन हमारे क्रमबद्ध आते रहेंगे। अगर आपने ले लिया इसकी छोट तो मैं आगे बढ़ते हैं, या तो नोट करते रहें या इसका इसकी छोट लेते रहें। देखिए, हम सभी टॉपिक आएंगे, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास, कल्चर, नदी, पर्वत, पठार, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। हम पूरा कवर करेंगे इसी क्लास में। क्लास लंबी हो सकती है, धैर्य रखें, पैसे से रखें। अगर आपने क्लास ले ली तो आपको शायद ही 1-2 बार बुक पढ़ने में आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा जीके एंड जीएस सब्जेक्ट पार्ट्स है। आप कोई भी एग्जाम दे लो, पुलिस की, पटवार की, ग्राम सेवक की, रेलवे, कोई भी दुनिया भर के एग्जाम देंगे, ऑल राजस्थान कंपटीशन, तो उसके लिए काम आने वाली है। तो उसमें आपके मान लीजिए जो जीके जीएस का पोर्शन है तो उसमें ये सब 100% आता है, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो अब पढ़ेंगे इस जिले की नदियाँ, रिवर पढ़ेंगे। जी हाँ, देखिए भरतपुर जिले में कम से कम 4 नदियाँ बहती है। कितनी बहती है? 4 नदियाँ बहती है। हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर जिले की नदियाँ, ठीक है ना। वही पतंगर आकृति, और जिला कौन सा हमारा? भरतपुर जिला। कौन सा? RJ05। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाण गंगा नदी। क्या पढ़ेंगे? बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी, ठीक है ना। तो देखिए, हम बाण गंगा नदी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भरतपुर में इसका संबंध है और बांध ही बना हुआ है। देखिए, हाँ जी, तो बाण गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो, इसका उद्गम की बात करते हैं। बाण गंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी। कहाँ से होता है विद्यार्थियों? बैराट की पहाड़ी। और बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, पिंक सिटी, जयपुर में क्या है? बैराट की पहाड़ी। जयपुर से इसका उद्गम होता है। इसके बाद जिला दौसा, कहाँ पर? जिला दौसा में प्रवेश करती है। और दौसा के बाद आपके जिला कौन सा? भरतपुर। भरतपुर जिले में बाण गंगा नदी आती है। भरतपुर जिले के सीकरी, कौन सा? सीकरी में स्थान पर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। स्टॉप कहाँ होती है बाण गंगा नदी वर्तमान में? पहले इसका जल है उत्तर प्रदेश के यानी फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में यमुना मिलती थी। आज जल कहाँ रहता है इसका? सीकरी में इसका जल
पहले पूर्व में इसका जल है वो भरतपुर से भी नद गई या आपके उत्तर प्रदेश के यूपी के फतेहाबाद, कहाँ तक, फतेहाबाद तक इसका जल जाता। अब इसका जल वर्तमान का रहता है शीघ्र तक विलुप्त हो जाता है। लिखते रहे आप, मेरे साथ डायग्राम बनाए, अच्छा याद होगा आपको जो। हाँ जी, अब देखिए जो ये भरतपुर जिला है इसमें इस बाण नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है अजान बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है अजान बांध। देख लीजिए आप, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अजान बांध, ठीक है ना। अब इस अजान बांध से क्या होता है, भरतपुर में घना पक्षी विहार, कौन सा है, घना पक्षी विहार है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होती है, जलापूर्ति होती है। क्या होती है? जलापूर्ति होती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय छोटे भाइयों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। घना पक्षी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है। मतलब राजस्थान पुलिस की एग्जाम, राजस्थान पटवारी, राजस्थान ग्राम सेवक, राजस्थान सेकंड ग्रेड, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, मतलब सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिलान चिन्ह में कूट भाषा पूछ लेता है, तो वो आपके भरतपुर में। तो ये जो बाणगंगा नदी है सीकरी में विलुप्त होती है भरतपुर में। जब बात कर रहे हैं भरतपुर की जिला दर्शन की, तो भरतपुर के सीकरी में ये विलुप्त हो जाती है। अंतिम छोर भरतपुर में एक बांध है, इस बांध को याद करना, लिखना है। बांध का नाम क्या है? अजान बांध। क्या नाम है? बांध का नाम है विद्यार्थियों अजान बांध। और ये अजान बांध है, अजान बांध है, इसमें क्या आता है? इसका पेयजल आता है। क्या आता है? इसका पेयजल आता है, ठीक है ना। अब इस अजान बांध से घना पक्षी विहार में जलापूर्ति होती है, ठीक है ना। केवलादेव बोलते हैं इसको। घना पक्षी विहार में जलापूर्ति होती है। ये क्यों प्रसिद्ध है? लगभग यहाँ पर 300 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रसिद्ध? क्या है पर? साइबेरियन, साइबेरियन सारिस प्रसिद्ध है यहाँ पर। क्या है? साइबेरियन। विदेशी 200 प्रजातियां यहाँ पर पक्षियों की आती है। इसको पक्षियों की शरणस्थली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है किसको? घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को। घना पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है। विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पर, 200 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। 200 प्रकार प्रजाति विदेशी आती है, बाकी 250-300 तो पूरे है इसमें। और जलापूर्ति किस होती है? अजान बांध से। अजान बांध किसके ऊपर है? आपके बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो इसको या तो ले लो, इसकी शॉट ले लीजिए। बाणगंगा नदी थी, नदी क्लियर हो गई। हम कोई नदी नहीं पढ़ रहे, केवल भरतपुर जिला पढ़ रहे, सम्मत पढ़ रहे हैं। बाकी बाणगंगा नदी पर और बांध है, जमवारामगढ़ बांध जयपुर बना हुआ है। इसके और भी क्वेश्चन है। इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुणिता नदी कहते हैं। इसकी शॉट ले लीजिए इसका, ताकि हम आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। हाँ जी, अब इसके बाद पढ़ेंगे अगली नदी। अगर आपने लिख लिया है, अगर इसकी शॉट ले ली तो आगे बढ़ते हैं हम गंभीर नदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? गंभीरी नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर आपने लिख लिया तो हम बता देते हैं इसको। हाँ जी, आप साथ में पेन कॉपी लेते रहें, इसकी शॉट ले लें, या आप हमारी इस वीडियो को पुश करके लिखते रहें, मतलब आपकी सुविधा जैसा आपको लगे। बाकी मेरा मानना है साथ साथ लिखते रहेंगे, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। साथ में पेन कॉपी लेकर मेरे साथ ही लिखेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा। जी हाँ, अब देखिए नदी नंबर दूसरी, और नदी का नाम क्या? गंभीर नदी। कौन सी? गंभीर नदी, ठीक है ना। तो देखो करौली की पहाड़ी, कौन सी? करौली की पहाड़ी। करौली की पहाड़ी से गंभीरी नदी का क्या होता है? उद्गम स्थान है। क्या है? उद्गम स्थान है। इसके बाद कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है इसका जल? भरतपुर में। और भरतपुर के बाद कराती है यूपी में। कराती है यूपी में। और यूपी में किसमें? यमुना नदी में। किसमें मिलता है इसका जल? है जो यमुना नदी में मिलता है। किसमें मिलता है? यमुना नदी में मिल जाता है, ठीक है ना। और यमुना कहाँ पर? मैनपुरी। जगह कौन सा? यूपी का मैनपुरी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। सर्वाधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में यमुना में विलय हो जाता है, ठीक है ना। अब ये नदी कौन थी? गंभीरी। कौन थी? गंभीरी। अब भरतपुर में एक मैदान बना हुआ है इस गंभीर नदी के पास में, और वो नाम क्या? खानवा का। कौन सा? खानवा का मैदान। कौन सा मैदान? खानवा का मैदान। तो खानवा का मैदान बना हुआ है, सबको पता है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ताकि आगे बढ़े हम, ठीक है ना। हाँ जी,
तो क्या है यहाँ पर, खानवा का मैदान है। तो इसका संबंध है, अब इसका वो देख लेते हैं, हिस्ट्री इतिहास देख लेते हैं। तो देखिए सबको पता है, हिस्ट्री वाले विद्यार्थियों को 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा, हमारे राजस्थान के दबंग राजा हुए राणा सांगा। राणा सांगा की हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। जीवन में 100 युद्ध लड़े, शरीर पर 80 घाव थे, सभी युद्ध जीते। इस युद्ध को हारे लास्ट को। पढ़ाऊँ मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री लेकर आऊँगा, चिंता नहीं करें, क्योंकि रीट में मैंने पढ़ा है विद्यार्थियों को। हाँ जी, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य में यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा की पराजय हो गई थी। 17 मार्च 1527 को खानवा कहाँ पड़ता? भरतपुर। तहसील कौन सी? रूपवास। तहसील नाम क्या है? रूपवास तहसील थी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी गंभीर नदी। देखो हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन, हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, केवल भरतपुर के ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं। भरतपुर के ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, नदी, पर्वत, पठार, जो भी क्रम से आएंगे। क्लास लंबी हो सकती है, धैर्य रखें, पैसे से रखें, घबराए नहीं, लिखते रहे मेरे साथ में, ठीक है ना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। गंभीर नदी का 4 नदियाँ हैं। बाणगंगा नदी पढ़ ली भरतपुर में हमने, गंभीरी पढ़ ली, इसका ले लें स्क्रीनशॉट या लेकिन नोट कर लीजिए, ताकि अगली नदी लेकर आते हैं हम, ठीक है। अब लेकर आएंगे रूपा रेल। क्या लेकर आएंगे? रूपा रेल नदी लेकर आएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो मिटा दूँ, अगर, हाँ जी, अब लेकर आ रहे हैं हम रूपा रेल नदी, ठीक है ना। धैर्य रखना है, पैशन रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो विद्यार्थी के लिए ये गर्म होता है। हाँ जी, अब है नदी नंबर 3, कौन सी? रूपा रेल, ठीक है ना। हम 2 पढ़ चुके हैं, ये कौन सी है? रूपा रेल। कौन सी है? रूपा रेल नदी। कौन सी? रूपा रेल नदी। हाँ जी, ये निकलती है उदयनाथ की पहाड़ी से। कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद करौली, उसके बाद कहाँ आती है? उसके बाद ये अलवर भरतपुर में कहाँ आती है? इसके बाद ये अलवर में प्रवेश करती है, उसके बाद ये भरतपुर में प्रवेश करती है, ठीक है ना। भरतपुर में प्रवेश करती है। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपके अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में है। और भरतपुर में एक झील बनी है, उस झील का नाम है मोती झील। क्या नाम है? झील का नाम है विद्यार्थियों मोती झील। क्या नाम है? झील का नाम है मोती झील। तो मोती झील बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? नील हरित शैवाल। क्या पाए जाते हैं इसमें? नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। RS में प्रश्न आ चुका है कि नील हरित शैवाल के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो मोती झील प्रसिद्ध है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, सीकरी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध भी बना हुआ है, ठीक है ना। रूपा रेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है, लिख लो उसको, नोट कर लें, सीकरी बांध बना हुआ है, ठीक है ना। और इस पर एक सभ्यता है, इस नदी पर, सभ्यता का नाम है नोहे सभ्यता। कौन सी है? नोहे सभ्यता। ये भी पटवार पुलिस में बहुत बार पूछा प्रश्न है कि नोहे सभ्यता किस नदी पर है? भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के तट पर है। कौन सी? नोहे सभ्यता, ठीक है ना। लोहे युगीन सभ्यता कैसी है? लोहे युगीन सभ्यता थी। तो सीकरी बांध भी रूपा रेल नदी पर है, मोती झील भी रूपा रेल नदी पर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो ये मोती झील है ना, मोती झील, इसका निर्माण क्यों गया है? क्योंकि जब उदयनाथ की पहाड़ी में ज़्यादा भारी बारिश होती है तो भरतपुर में क्या जाती है? बाढ़ जाती है। उसकी दृष्टि से मोती झील का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। समझ गए आप? यानी कि यहाँ ज़्यादा पानी होगा। ज़्यादा पानी कहाँ होगा? अलवर में या उदयनाथ की पहाड़ी में ज़्यादा पानी होगा, तो बाढ़ कहाँ जाएगी? भरतपुर में। कहाँ जाएगी? भरतपुर में बाढ़ आ जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया था बाड़मेर जिला दर्शन, उसमें एक क्वेश्चन लिखा था मैंने आपको कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है। जी हाँ, क्या? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा, बाड़मेर में बाढ़ आती है। ऐसे ही उदयनाथ की में पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होगी तो बाढ़ भरतपुर जिले में आएगी। उसकी रोकथाम के लिए इस मोती झील का निर्माण किया। इस मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में RS के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। भरतपुर जिले में 4 नदी है, अभी 3 हुई है, एक और नदी बाकी है, ले लीजिए आपका स्क्रीनशॉट, ले लो उसका विद्यार्थियों। हाँ जी, ले लें, यहाँ पे जो ले लिया। हाँ जी, तो आपके लिए क्लास है ये,
जिला दर्शन की हमारे विद्यार्थियों डिमांड थी, सर ऐसी क्लास लेकर आए ताकि सबके लिए काम आए, ठीक है ना। अब मैं रीड के लेके आता तो और विद्यार्थी सर हमारा स्पोर्ट्स नहीं है, पटवार के लेकर आता, एसआई के लेके सुपरवाइजर का बैच हमारा अभी रनिंग चल रहा है, जो कोरोना काल में हमने बंद कर दिया है, और हमारी क्लासेज जो उसकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। तो इसलिए हमने सोचा जिला दर्शन लेकर आया, सब विद्यार्थियों को फायदा हो, लगा RS से लगा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप D तक सब विद्यार्थियों के लिए काम आने वाली है। जब हमारा जिला दर्शन पूरे हो जाए क्लासेज हो, इसके बाद हम देखते हैं किसी प्रॉपर एक विषय को उठाकर लाएंगे, राजस्थान का हिस्ट्री को या राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर आएंगे हम। हाँ जी, अब देखिए अगली नदी है, चौथी नदी भरतपुर की काकुंद नदी। कौन सी है? काकुंद बोलते हैं इसको। देखो इसको काकुंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? काकुंद कहा जाता है, काकुंद या काकुंडी बोलते हैं इसको, काकुंडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। लिख लो काकुंद या काकुंड कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये भरतपुर से निकलती है और कहाँ निकलती है? भरतपुर से निकलती है, ठीक है ना। बांध बना हुआ है बंद बारेठा, कौन सा? बंद बारेठा बांध बना हुआ है, ठीक है ना। काकुंद नदी पर भरतपुर जिले में भरतपुर से निकलती है, भरतपुर में बंद बारेठा बांध बना हुआ है, ठीक है ना। और एक इसमें अभ्यारण्य भी है, उसका नाम है बंद बारेठा अभ्यारण्य। कौन सा? बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य बना हुआ है। तो बस इसके यही क्वेश्चन है, काकुंद नदी भरतपुर में है और यानी कि बंद बारेठा भी बांध बना हुआ है, बंद बारेठा और बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन है मेरा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है जब भी आप क्लास, कभी भी जब भी क्लास देखते हो और यहाँ तक आते हो। भरतपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? भरतपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी कहते हैं? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ A B C D, 4 ऑप्शन है। रूपारेल नदी को कहते हैं, बाणगंगा नदी को कहते हैं, गंभीर नदी कहते हैं और काकुंद नदी को। 4 नदी में पढ़ाई है, इनमें से किस नदी कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना कि भरतपुर जिले की जीवन लाइफ लाइन रेखा किसको कहते हैं, बताना। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? लिख लो। हाँ जी, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे झील। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? झील पढ़ेंगे। लिख लो आप, अगर लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। झील पढ़ लेते हैं। तो झील कौन सी है? भरतपुर जिले में मोती झील। कौन सी झील है? मोती झील है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पढ़ाया था, दोबारा फिर देख लो। मोती झील, इसका निर्माण करता सूरजमल ने। किसने कराया है? सूरजमल ने। जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं इसको। महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण कराया। क्या मिलता है इसमें? नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के लिए ये मोती झील प्रसिद्ध है, मोती झील प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नील हरित शैवाल के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जाटों क्या बोलते हैं इसको? अफलातून। जाटों का अफलातून बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए महाराजा सूरजमल के लिए 2 चीज़ें हैं। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? महाराजा सूरजमल को। जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून भी किसे कहते हैं? महाराजा सूरजमल को कहते हैं। तो ये हो गई आपकी झील, कौन सी? मोती झील, ठीक है ना। भरतपुर जिले में निर्माण किसने कराया था? महाराजा सूरजमल ने। और भरतपुर किसने बसाया? 1733 में शहर को महाराजा सूरजमल ने ही बसाया है। यहाँ तो ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम। अभी क्लास में बहुत कुछ बाकी है, धैर्य रखें, पैसेज रखें और हम बनाते रहे, क्लास चलती रहेगी। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो बता देते हैं इसको। हाँ जी, अब पढ़ेंगे हम दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? लोहागढ़ दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? लोहागढ़ दुर्ग पढ़ने वाले हैं, जी हाँ। हाँ जी, अब दुर्ग पढ़ेंगे हम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे लोहागढ़ दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। देखो ये लोहागढ़ दुर्ग नहीं है, ये मिट्टी का दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, लेकिन क्या नाम दिया इसका? लोहागढ़ दुर्ग। तो पहली बात 1733 में निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने निर्माण कराया इसका। लिखते रहे साथ में स्टार लगा के, महाराजा सूरजमल ने क्या कराया इसका निर्माण? किसका? लोहागढ़ दुर्ग का, ठीक है ना। ये किससे?
ये मिट्टी से बना दुर्ग है, मिट्टी से बना क्या है, दुर्ग है। लिख लो, ये मिट्टी से बना दुर्ग है। क्या है, मिट्टी से बना दुर्ग है। कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। ये अजय दुर्ग है, कैसा है ये, अजय दुर्ग है, ठीक है ना। देखो इस पर काफी बार मुगलों ने और 5 बार अंग्रेजों ने इसको युद्ध किया लेकिन जीत नहीं सके, तो अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी इसको, लोहागढ़ दी, ठीक है ना। क्या दे दी, लोहागढ़ दी, इसलिए भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। और भरतपुर की जो परिवहन बस है उनमें लोहागढ़ लिखा रहता है, क्योंकि ये अजय दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, अजय दुर्ग है। कौन सा, भरतपुर दुर्ग है, लोहागढ़, ठीक है ना। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी है, ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं हमारे द्वारा, कहीं और जगह पढ़ चुके हैं, बुकों के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, विद्यार्थी पढ़ने की स्रोत बहुत है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी क्लासें पढ़े आप, बहुत सारी क्लास चलती हैं ऑनलाइन, वहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग से आपने कोचिंग कर ली होगी, गाइड बहुत सारी मार्केट में बुक है। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली तो उनके लिए प्रश्न है। प्रश्न नंबर मेरा दूसरा है इस क्लास में, एक तो मैंने पहले दिया भरतपुर की जीवन रेखा से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा हूँ आपके लिए, यानी कि लोहागढ़ है, एक तो आपका लोहागढ़ है, इसको छोड़ दीजिए। लोहागढ़ के अलावा राजस्थान का कौन सा दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, ठीक है ना। राजस्थान में मात्र 2 दुर्ग जो मिट्टी से बने हुए, एक तो लोहागढ़ हुआ है, एक और उसको आप बताएंगे। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग, नंबर 2 सिवाना दुर्ग, नंबर 3 भटनेर दुर्ग और नंबर 4 आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 4 मैंने ऑप्शन देती है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को लिख लो, राजस्थान के कौन से दुर्ग मिट्टी से बने हुए हैं, तो लोहागढ़ है। दूसरा कौन सा, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, अगली कक्षा में उसको लेकर आऊँगा। लिख लीजिए आप जो, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखिए इसका दरवाजा बना है अष्ट धातु का, किसका बना हुआ है, अष्ट धातु का इसका दरवाजा बना हुआ है, किसका, भरतपुर जिले का। और राजेश्वरी माता का मंदिर भी है, क्या बना हुआ है इसमें, राजेश्वरी माता का मंदिर है। ये राजेश्वरी माता कौन है, ये जाट वंश की, किसकी, जाट वंश की क्या थी, कुल देवी, क्या थी, जाट वंश की कुल देवी है। इस दुर्ग के अंदर बना हुआ राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, जाट वंश की क्या थी, कुल देवी थी, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। हाँ, और किससे निर्मित था, ये मिट्टी से निर्मित है, किससे, तो ये होगा आपका लोहागढ़ दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, मिट्टी से निर्मित है। अंग्रेजों ने 5 बार युद्ध किया और 5 बार हार गए, इसलिए अंग्रेजों ने इसको क्या दे दी, उपाधि, लोहागढ़ दुर्ग की उपाधि दे दी। तो प्रिय विद्यार्थियों नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे बढ़े। क्लास अभी भाई और भी क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, अभी टॉपिक रह रहा है इसमें। और क्या पर यहाँ पर सरकारी संग्रहालय भी है, क्या पर है, सरकारी संग्रहालय भी है, ठीक है ना। भरतपुर में सरकारी संग्रहालय भी स्थित है। इसका निर्माण किसने करा था, बलवंत सिंह ने, किसने करा था, बलवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया, ठीक है ना। भरतपुर जिले में सरकारी संग्रहालय है जिसका निर्माण बलवंत सिंह ने कराया है। और यहाँ पर क्या मिले, खानवा युद्ध के अवशेष, खानवा युद्ध के अवशेष है ना, औजार वगैरह इसमें है सरकारी संग्रहालय में। भरतपुर में सरकारी संग्रहालय है जिसकी स्थापना बलवंत सिंह की थी। खानवा युद्ध के यहाँ पर क्या है, अवशेष है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, यहाँ पर क्या अवशेष भी है, ठीक है ना। भरतपुर में भरतपुर पैलेस है, क्या है, भरतपुर में भरतपुर पैलेस बना हुआ है, लिख लो इसको भी। भरतपुर में क्या बना हुआ है, भरतपुर पैलेस भी बना हुआ है, ठीक है ना। और ये इसको सिटी पैलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको सिटी पैलेस बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आ चुका है। भरतपुर पैलेस को सिटी पैलेस बोलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, मुगल और राजपूत शैली से आधारित है, किससे, मुगल और राजपूत शैली से बना हुआ है, ठीक है ना। भरतपुर पैलेस, सिटी पैलेस मुगल और राजपूत शैली से निर्मित है, किससे निर्मित है, मुगल और राजपूत शैली से निर्मित है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है ना। और इसको चंद्र महल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, चंद्र महल भी कहा जाता है, लिख लो, चंद्र महल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सिटी पैलेस को चंद्र महल भी कहा जाता है। भरतपुर पैलेस सिटी पैलेस बोलते हैं, मुगल और राजपूत शैली से निर्मित है, इसे चंद्र महल भी कहा जाता है। ले लो इसके जोड़ ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हमें। हाँ जी, अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, हाँ जी, ठीक है ना। और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, लिख लो
यहाँ लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। किसमें? भरतपुर जिले में। ठीक है ना। तो ये इसको भरतपुर का राजवंश का कुल देवता कहते हैं। राजवंश का कुल देवता कहते हैं। देखो, जाटों की, भरतपुर के राजाओं की कुल देवी क्या थी? राजेश्वरी माता। क्या थी? अभी लिखा है मैंने आपको, राजेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी थी। जाट वंश के कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी। कौन थे? लक्ष्मण जी। ठीक है ना। हाँ जी। भरतपुर का नाम भरत के नाम से पड़ा है ना। दशरथ के पुत्र भरतपुर, दशरथ के 4 पुत्र थे ना, तो दशरथ का पुत्र भरत के नाम से क्या पड़ा? भरतपुर भी नाम पड़ा इसका। तो राजवंश, ठीक है ना। कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी। कौन थे? लक्ष्मण जी क्या है? कुल देवता है। ठीक है ना। और राजस्थान का एकमात्र क्या? लक्ष्मण मंदिर और भरतपुर में। लिख लो आप इसको। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? वो आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? आपके भरतपुर में है। तो निर्माण किसने करा था? बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह ने निर्माण करा है। किसने निर्माण करा है? बलवंत सिंह ने निर्माण करा। लिख लीजिए आप, ताकि आगे बढ़े हम। अभी क्लास काफ़ी हमारी, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिख लिया, तो आगे चलते हैं हम। अब आगे पढ़े गंगा मंदिर। ठीक है, क्या है? भरतपुर में अब मंदिर पढ़ते हैं कौन कौन से। हाँ जी, तो देखिए, एक है यहाँ पर गंगा मंदिर। कौन सा है? भरतपुर जिले में। लिखते रहे मेरे साथ में आप भी। गंगा मंदिर है। क्या बना हुआ है? गंगा मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गंगा मंदिर। किसमें? भरतपुर जिले में। ठीक है ना। और ये किस पर है? 84 खम्भों पर। किस पर बना हुआ है? 84 खम्भों पर मंदिर का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? 84 खम्भों पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। और ये 2 शैलियों पर आधारित है। किन पर है? ये 2 शैली पर आधारित है। ठीक है ना। अभी पढ़ा था हमने सिटी पैलेस, भरतपुर पैलेस बोलते हैं, मुगल राजपूत शैली पर। और ये पढ़ रहे हैं गंगा मंदिर, जो 2 शैली पर। 2 शैली कौन कौन सी है? मुगल शैली और आपके बौद्ध शैली। एक तो है आपके मुगल शैली और एक है आपके बौद्ध शैली, बौद्ध धर्मवादी। ठीक है ना। मुगल शैली तो आपके है ही है, जो मुगल आए थे अफगानिस्तान से, बाबर अकबर हमारी बसो ट्रिक है उसकी। और एक है बौद्ध शैली। मुगल और बौद्ध शैली से क्या बना हुआ है? गंगा मंदिर बना हुआ है। 84 खम्भों पर मंदिर है। 2 शैलियों में इसका निर्माण है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डीग के जल महल। डीग के जल महल। ठीक है ना। तो डीग के जल महल कहाँ पर है? भरतपुर की तहसील डीग में। ठीक है ना। डीग के जल महल भरतपुर की तहसील डीग में है। निर्माण करा था महाराजा सूरजमल ने। किसने निर्माण कराया इसका? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने डीग के जल महल को निर्माण कराया था। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे महल है। कौन कौन से? गोपाल, सावन, हरदेव महल बने हुए। इसमें गोपाल, हरदेव। देखो, जो डीग के जल महल है, ये डीग में निर्माण कराया महाराजा सूरजमल ने। इसमें कौन कौन से महल बने हुए हैं? गोपाल महल बना हुआ है। ठीक है ना। हरदेव महल बना हुआ है। गोपाल महल, हरदेव महल और आपके सावन, भादो और चंद्र महल। कौन सा? सावन, भादो व चंद्र महल। सावन, भादो व चंद्र महल। ठीक है ना। गोपाल महल, हरदेव महल, सावन, भादो महल, चंद्र महल। लिख लीजिए आप इनको। तो ये महल बना हुआ है। कहाँ पर है? डीग में। तो डीग के जल महल है। बहुत सारी एग्जाम में राजस्थान की बहुत बार आ गया प्रश्न, डीग के जल महल क्यों? डीग के जल महल कहाँ पर है? डीग में। कौन कौन, किसने निर्माण कराया? सूरजमल ने। गोपाल, हरदेव, सावन, चंद्र महल यहाँ पर बने हुए हैं। लिख लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। और डीगों का कहते हैं जल नगरी कहते हैं। डीग के जल महलों को जल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जल नगरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? जल नगरी कहा जाता है। ठीक है ना। और डी के लिए एक नई बात है, भरतपुर रियासत की पहली राजधानी कहाँ थी? डीग। किसने बनाई थी? बदन सिंह ने। किसने बनाई थी? बदन सिंह ने बनाई थी। भरतपुर रियासत की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? डीग। और डीग किसने स्थापना की थी? महाराजा बदन सिंह ने। किसने? महाराजा बदन सिंह ने स्थापना की थी। पहली क्या थी? राजधानी। ठीक है ना। क्या थी? राजधानी। अब पढ़ेंगे कैला देव पक्षी अभ्यारण्य। अगर लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो आप साथ में, मेरे साथ में लिखते रहे। ठीक है ना। देखो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना क्या होगा? ढालेगा। ठीक है ना। हम आपके लिए देखिए हमारे स्टूडियो से रिकॉर्डेड क्लास है हमारे स्टूडियो से। रात के 9 बजे हुए हैं हमारे स्टूडियो से इस क्लास का लाइव
प्रसारण तो नहीं हो पा रहा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास है, उसके बाद इसको हमारे मेघरा मीना ऑफिशियल चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जिन भाई बहनों ने, जिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने, मित्रों ने, साथियों ने, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको ये क्लास ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्र साथियों को शेयर करते रहें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे कैला देव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं कैला देव पक्षी अभ्यारण्य। हाँ जी, बहुत प्रसिद्ध है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ। तो पहली बात तो इसको दर्जा कब मिला गया था, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला गया था, तो ये दर्जा मिला है आपको अगस्त 1981 को। कब मिला है? अगस्त 1981 में दर्जा मिला है किसका? राष्ट्रीय अभ्यारण्य का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात इसकी देखिए, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? पक्षियों की बोलते हैं शरणस्थली। क्या बोलते हैं? पक्षियों की इसको बोलते हैं शरणस्थली। क्या बोलते हैं इसको? पक्षियों की शरणस्थली। देख लो इसको, पक्षियों की शरणस्थली कहा जाता है किसको? कैला देव अभ्यारण्य को। ठीक है ना। 1985 में हेरिटेज सूची में क्या किया गया? इसको सम्मिलित किया गया है। हेरिटेज सूची में 1985 में क्या है? इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ नवंबर का महीना और फरवरी के महीने में क्या आती है? विदेशी साइबेरियन सारस आती है। विदेशी साइबेरियन सारस आती है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा। नवंबर महीना, कौन सा महीना? नवंबर और फरवरी में विदेशी साइबेरियन सारस यहाँ पर आती है। कौन सी? विदेशी साइबेरियन सारस यहाँ पर आती है। देख लो इसको, कब आती है? नवंबर और फरवरी में। ठीक है ना। और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में इसको नमभूमि में इसको क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। रामसर साइट क्या है? आर्द्र नमभूमि है। ठीक है ना। तो राजस्थान में कैला देव अभ्यारण्य को यानी रामसर साइट में क्या किया गया है? इसको चिन्हित किया गया है। ठीक है ना। वैसे इसको मॉन्ट्रियल सूची में सम्मिलित किया गया है। इसमें मॉन्ट्रियल सूची में भी इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। रामसर साइट में भी सम्मिलित किया गया है इसको, और मॉन्ट्रियल सूची में भी इसको सम्मिलित किया गया है। किसमें? मॉन्ट्रियल सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ चला गया है ऑपरेशन राजहंस। क्या चला गया है? ऑपरेशन राजहंस। अब ये ऑपरेशन राजहंस क्या है? देखिए, भरतपुर जिले में कैला देव अभ्यारण्य में जो सारस है इनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई, तो उनको यानी कि उनको रोकने के लिए, उनके रोकथाम के लिए, उनके संरक्षण के लिए, कन्वर्सेंस के लिए यानी ऑपरेशन राजहंस चला गया। तो एग्जाम में तो प्रिय विद्यार्थी लिख लो, कैला देव पक्षी अभ्यारण्य के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ जलापूर्ति किससे होती है? जलापूर्ति ये होती है आपके किससे? अजान बांध से। किससे होती है? अजान बांध से। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। लिख लो, ये 5 क्वेश्चन है। कैला देव पक्षी अभ्यारण्य दर्जा मिला 1981 में। कब मिला? 1981 में। पक्षियों क्या कहते हैं? इसको शरणस्थली कहते हैं। और 1985 में हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया है इसको विश्व धरोहर में। नवंबर फरवरी विदेश की आती है, साइबेरियन सारस आती है। और रामसर साइट में नमभूमि में इसको सम्मिलित किया गया है, और मॉन्ट्रियल सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। और ऑपरेशन राजहंस क्या है? जो सारे शहर की प्रजातियां विलुप्त होगी उनको रोकने के लिए। और जलापूर्ति के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है? अजान बांध। कहाँ पर है? भरतपुर में। और किसमें इससे जलापूर्ति होती है? किसको? कैला देव पक्षी अभ्यारण्य को। इसके शॉर्ट ले लो। ये सभी क्वेश्चन आपके RS पुलिस पटवार ग्राम सेवक सब एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना रिपीट हो गए हैं किसी भी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, इसका ले लो, इसकी शॉर्ट ले लीजिए या आप नोट कर लो ताकि आगे बढ़ते हैं हम क्लास को। हाँ जी, अभी हमारी क्लास पूरी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बाकी हैं अभी। हाँ जी, ठीक है ना। और यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी है। ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट भी है, यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी है। कौन सा? पाइथन पॉइंट भी है। लिख लो उसको, यहाँ पर पाइथन पॉइंट भी है। ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब दूर पढ़ेंगे हम, व्याकरण को दूर पढ़ने वाले हैं आगे। लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो। हाँ जी, तो किसी ने पूछा है जिंदगी में हंसी की कभी गमी होती है। चलो आप बोर हो रहे हैं, इसके लिए आपके लिए एक मोटिवेशन शेयर बोल देते हैं। जिंदगी में हंसी तो कभी गमी होती है। किसी ने पूछा है जिंदगी में हंसी तो कभी गमी होती है। और जीवन में आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, जहान होती है। जी हाँ,
तो आपके सपनों में उड़ान होनी चाहिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, अब पढ़ने वाले ब्याना का दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? ब्याना का दुर्ग, ठीक है ना। ब्याना तहसील भी है भरतपुर जिले की, और इसका दुर्ग पढ़ेंगे। तो ये मान पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? मान पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? मान पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा? मान बोल देते हैं, कई कई बुकों में राइटर में इसको मानी की पहाड़ी लिखा हुआ है, दोनों एक ही, ठीक है ना। हाँ जी, और इसका निर्माण हुआ है 1040 में। कब हुआ? 1040 में। ब्याना दुर्ग का निर्माण 1040 में। और ये किया किसने? विजयपाल ने। किसने निर्माण किया इसका? विजयपाल ने निर्माण किया है। मेरे साथ में आप लिखते रहें स्टार डैश इसला के। 1040 में विजयपाल ने क्या किया? इसका निर्माण किया है, ठीक है ना। और ये किन का संबंध रहा है इसका? यादव वंश से। इस दुर्ग का संबंध किससे रहा है? करौली के में यादव वंश थे ना, तो यादव वंश संबंध रहा है। किससे रहा है? यादव वंश संबंध रहा है, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? भीमलाट एक बहुत ही ऊंची मूर्ति है, 26.4 फीट की ऊंची भीमलाट बना हुआ है। यहाँ पर भीमलाट बना हुआ 26.4 फीट की ऊंची बना हुआ है भीमलाट, ठीक है ना। एक है ऊषा मंदिर। कौन सा बना हुआ है? ऊषा मंदिर है। क्या बना हुआ है? ब्याह नाम क्या है? ऊषा मंदिर। क्या है? ऊषा मंदिर है। रानी चित्रलेखा किस निर्माण करा है इसका? रानी चित्रलेखा ने। किसने निर्माण करा है? रानी चित्रलेखा ने। ऊषा मंदिर है, ऊषा मंदिर ब्याना में है। इसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है ना। और क्या है? अकबर की छतरी बनी हुई है। क्या? अकबर की छतरी बनी हुई है। छतरी बनी है, देख लो इसको भी। अकबर की छतरी कहाँ पर है? ये भी आपके ब्याना में बनी हुई है, ठीक है ना। एक यहाँ ब्याना का युद्ध भी हुआ है। ब्याना का युद्ध भी हुआ है, ठीक है ना। ब्याना के दुर्ग में एक युद्ध हुआ है। ब्याना का युद्ध कब हुआ है? 16 फरवरी 1527 को। किन किन मध्य हुआ है? मैं लिख देता हूँ, ऊपर देख लीजिए। वही बाबर और राणा सांगा के मध्य में युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और विजय कौन हुआ था? राणा सांगा। कौन हुआ था? विजय राणा सांगा हुआ था। तो ब्याना का युद्ध हुआ है। तो ब्याना दुर्ग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डाउट क्लियर कर लो, देख लीजिए विद्यार्थियों। ब्याना का दुर्ग मानी पर है। 1040 में विजयपाल ने स्थापना की है इसकी। यादव वंश से संबंधित दुर्ग रहा अधिकतर जो भीमलाट 26.4 फुट के स्तंभ बना हुआ है। ऊषा मंदिर रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण कराया था। अकबर की छतरी भी बनी हुई है यहाँ पर ब्याना में जो। और ब्याना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी 1527 को। और बाबर राणा सांगा के मध्य जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। फिर इसके बाद 17 मार्च को युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का। उसमें बाबर की विजय हो गई थी। तो ये होगा हमारा पूरा ब्याना के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। और क्या मिले हैं? गुजरात, यहाँ गुप्त काल में सिक्के मिले हैं। इधर दिख रहा है आपको, लिख देता हूँ नीचे। यहाँ पर गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। कहाँ पर? ब्याना में। ब्याना दुर्ग में गुप्त काल के सिक्के मिले। क्या मिले? गुप्त काल के सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और मुगल काल में क्या थे? नील की मंडी थी। मैं लिख देता हूँ उधर। मुगल काल में नील की मंडी क्या थी यहाँ पर ब्याना में? मुगल काल जब हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना थी, मुगल वंश था बाबर से औरंगजेब तक, तो यहाँ पर नील की मंडी कहाँ थी? आपके ब्याना में थी। नील की मंडी कहाँ थी? आपके ब्याना में थी। लिख लिया आपने? तो ये होगा आपका ब्याना। तो ब्याना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दो। ब्याना तहसील भी है भरतपुर जिले की, और ब्याना के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। तो ब्याना का दुर्ग है, मान पहाड़ी पर है 1040 में। मैंने सारे 10-12 क्वेश्चन थे आपको लिखा दिए, या तो ले लो इसकी शॉट ले लीजिए, या इसको आप लिख लीजिए नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। पैसे से रखिए, धैर्य रखिए, क्लास अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ तो क्या रह रहा है, बहुत कुछ रह रहा है अभी। लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको लाभ मिले, फायदा मिले, हमारा केवल यही उद्देश्य है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे वैर तहसील। वैर तहसील के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेन कॉपी साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छा याद रहेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी कहती है कि जितना हम लिखते हैं, आप किसी चीज़ को 21 बार लिख लीजिए, 21 बार पढ़ लीजिए, कंटेक्स्ट से याद हो जाती है वो। तो अगर आप 5 बार पढ़ते हो और 1 बार लिखते हो, लिखा हुआ अच्छा याद होता है। टाइम जरूर लग सकता है, देख के जरूर लग सकती है। अब पढ़ेंगे वैर के बारे में। वैर क्या है?
तहसील है, किसकी? भरतपुर जिले की वर्तमान में। तो वैर, अब ये वैर है, ये वैर था, इसके 5 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं इसके? 5 दरवाजे। पहला है भुसावर दरवाजा, कौन सा? भुसावर दरवाजा, कौन सा है? भुसावर दरवाजा। एक हो गया ब्याना दरवाजा, कौन सा? ब्याना दरवाजा। एक हो गया कुमेर दरवाजा, कौन सा? कुमेर दरवाजा, ठीक है ना। 5 दरवाजे हैं, भुसावर दरवाजा, ब्याना दरवाजा, एक होगा कुमेर दरवाजा, एक हो गया भरतपुर दरवाजा, कौन सा? भरतपुर दरवाजा। कौन सा हो गया विद्यार्थियों? भरतपुर दरवाजा। और एक हो गया सीता दरवाजा, कौन सा? सीता दरवाजा। तो ये वैर है, वैर में 5 दरवाजे हैं, कौन कौन से हैं? भुसावर दरवाजा, ब्याना दरवाजा, कुमेर दरवाजा, भरतपुर और सीता दरवाजा। तो वैर के क्या हो गए? 4 प्रमुख दरवाजे, 5 प्रमुख क्या हो गए? दरवाजे हो गए, ठीक है ना। तो ये वैर क्या है? ये वैर किला है, क्या है? किला है, ऊंचा परकोटा में बना हुआ है। वैर क्या है? किला है, ऊंचा परकोटा में बना हुआ है। निर्माण किसने कराया इसका? बदन सिंह ने। तो लिख देता हूँ उधर, इसका निर्माण किसने कराया? लिख लो आप अच्छी तरह से, बदन सिंह ने, बदन सिंह ने। इसका एक बेटा हुआ है प्रताप, कौन हुआ है? प्रताप सिंह के लिए निर्माण कराया, किसका? वैर के किला का, ठीक है ना। तो गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन आ जाए तो कि वैर के किला का निर्माण किसने कराया? बदन सिंह ने। तो बदन सिंह ने क्यों कराया? क्योंकि बदन सिंह का लड़का कौन था? प्रताप सिंह के लिए निर्माण कराया, ठीक है ना। 5 दरवाजे हैं, निर्माण कराया बदन सिंह ने। बदन सिंह का कौन है बेटा? प्रताप सिंह के लिए निर्माण कराया, ठीक है ना। और इसे बाग बगीचाओं का नगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैर किले को बाग बगीचों का शहर भी कहते हैं। आज भी वैर में यानी कि बाग बगीचों की संख्या अधिक है, हरियाली है चारों तरफ, बाग बगीचों की अधिक है। तो बाग बगीचों क्या कहते हैं? इसको शहर भी कहते हैं, किसको? ठीक है ना। और यहाँ पर 2 बाग है, ठीक है ना। नौलखा बाग इंपॉर्टेंट है, नौलखा बाग वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है। नौलखा बाग कहाँ पर है? वैर में। कहाँ पर है? वैर में स्थित है, ठीक है ना। एक है फुलवारी बाग। तो वैर में 2 बाग प्रसिद्ध हैं, एक नौलखा बाग है, एक फुलवारी। लिख लो इसको, नौलखा बाग, फुलवारी बाग, नौलखा बाग, फुलवारी बाग, 2 यहाँ पर क्या बाग प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाँ जी, इसके पास नीचे क्या है? रूपबास। तो रूपबास में क्या है? खानवा का मैदान है, क्या है? खानवा का मैदान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा प्रश्न है। खानवा का मैदान भरतपुर है, भरतपुर की रूपबास तहसील में, भरतपुर की रूपबास तहसील में क्या है? यानी खानवा का मैदान है, जहाँ युद्ध हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद जामा मस्जिद, एक मस्जिद और है जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। क्या है? जामा मस्जिद। मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। इसका निर्माण कराया बलवंत सिंह ने। किसने कराया? बलवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया, ठीक है ना। जामा मस्जिद है जिसका निर्माण कराया बलवंत सिंह। लिख लो, बलवंत सिंह ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया? बलवंत सिंह ने निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये होगा वैर। तो आपको करा दिया ब्याना का दर्शन, भरतपुर का दर्शन, वैर तहसील का दर्शन। अब पढ़ते हैं भरतपुर जिले के मेले, पढ़ेंगे कौन कौन से मेले लगते हैं। अगर आपने लिख लिया तो लिख लो, इनको नोट डाउन कर लो, हम ताकि या तो ले लो आप इसकी नोट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो पैसे रखें, धैर्य रखें, आपके सारे क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और स्टार डैश लगा कर नोट जरूर बनाते रहिए, क्योंकि क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन इसमें आपकी सभी विषय आ रही है, ठीक है ना। तो कोरोना काल है और सख्त लॉकडाउन है, अपने 10 मई से सख्त लॉकडाउन लगा है पकवाड़ा, और क्लास चलने की भी गुंजाइश नहीं है। तो घर पे रहें आप, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, मास्क का उपयोग करें, बाहर नहीं जाए, घरों पर रहें, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। मतलब घरेलू उपचार नुस्खे भी अपनाएं ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। मैं परम परमात्मा ईश्वर से कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे, जान है तो जहान है। हाँ जी, अब देखिए मेला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे विद्यार्थियों? मेला पढ़ेंगे। भरतपुर जिले में कौन कौन से मेला लगते हैं। तो देखिए, मैं स्टार डैश लगाता हूँ नंबर 1, ठीक है ना। जसवंत पशु मेला, कौन सा? जसवंत पशु मेला। ये विद्यार्थियों बहुत बार पूछा प्रश्न है, मतलब पटवारी ग्राम से बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। कौन सा? जसवंत पशु मेला, नंबर 1 लिख लो। जसवंत पशु मेला
नंबर 2 बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला, ये सब कहाँ लग रहा है? भरतपुर में है, क्योंकि भरतपुर तो हम पढ़ रहे हैं, भरतपुर हमारा जल दर्शन चल रहा है, यानी कि बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है? यही भरतपुर में लगता है। आगे बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला ये कहाँ लगता है? आपके भरतपुर जिले में लगता है। बसंती पशु मेला ये आपके भरतपुर जिले में लगता है। आगे गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा का मेला ये भी कहाँ लगता है? भरतपुर जिले में लगता है। कहाँ लगता है? लिख लो, लिखते रहे मेरे साथ में, गंगा दशहरा का मेला भी भरतपुर जिले में लगता है, ठीक है ना। और भोजन थाली का मेला, भोजन थाली का मेला, हाँ ये दोनों मेले वैसे कहाँ में लगते हैं? कांवड़ तहसील में, भरतपुर की कांवड़ तहसील ना, ये तीनों प्रॉपर भरतपुर में, दसम पशु मेला, बजरंग पशु मेला और है ना बसंती पशु मेला, ये तीनों भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। और ये आपका गंगा दशहरा मेला, भोजन थाली मेला, ये कामा तहसील, किसमें? कामा तहसील, किसकी कामा तहसील? कामा तहसील आपके भरतपुर जिले की तहसील है, ठीक है ना, उसमें लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गए प्रमुख, क्या हो गए? मेले हो गए, क्या हो गए? प्रमुख मेले हो गए, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों मेले हो गए, इसका ले लो, इसकी शॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ले लीजिए इसका शॉट ले लीजिए, हाँ जी ले लो इसका, ताकि आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी। तो इसका ले लीजिए शॉट आपने, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य बात पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा भरतपुर जिला किस में आता है? एनसीआर में, किस में आता है? ये भरतपुर जिला आता है एनसीआर में आता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। देखो एक तो आता है आपका डायग्राम लिख लीजिए पतंगाकार आकृति में, एक तो आता है आपका अलवर जिला, कौन सा आता है? एक तो आता है आपका अलवर जिला और एक आता है भरतपुर जिला, ठीक है ना। तो अलवर जिले की बहरोड वगैरह तहसील और भरतपुर की कामाडीह तहसील किस में आती है? ये आती है दिल्ली, क्योंकि हमारे देश की कैपिटल कहाँ पर? दिल्ली है, नहीं दिल्ली, तो दिल्ली के पास में लगे हुए क्षेत्र है, राज्य है, वो एनसीआर में आते हैं। तो भरतपुर किस में आता है? एनसीआर में आता है, किस में आता है? एनसीआर में आता है, ठीक है ना, किस में आता है? एनसीआर में आता है, ठीक है ना। और क्या? वनस्पति घी उद्योग, यहाँ पर वनस्पति घी उद्योग है, लिख लो आप, वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। वनस्पति घी उद्योग कहाँ पर? और कौन सा? इंजन छाप, कौन सा? इंजन छाप, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इंजन छाप, इंजन छाप, वनस्पति घी उद्योग इंजन छाप कहाँ पर है? भरतपुर में, लिख लो, ये भरतपुर में है, कहाँ पर है? भरतपुर में है। आगे है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये सेवर में। ये विद्यार्थियों ये बहुत बार आ गया, पटवारी की एग्जाम में, पुलिस की एग्जाम में, मतलब ऐसी कोई एग्जाम नहीं राजस्थान जिसमें प्रश्न नहीं आया हो। लगा आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, पटवार, पुलिस, फॉरेस्टर, वन रक्षक, महिला सुपरवाइजर, जयन नयन, ऐसी कोई एग्जाम नहीं राजस्थान की जीके एंड जीएस सेक्शन में, पोर्शन में जो ये क्वेश्चन नहीं आया हो कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है ना, सेवर भरतपुर, लिख लो, सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में, ठीक है ना। इसको रेप सीड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको रेप सीड भी कहा जाता है, लिख लो, रेप सीड कहाँ पर है? आपके सेवर भरतपुर में। तो लिख लिया आपने सरसों अनुसंधान केंद्र जो, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई है? 20 अक्टूबर 1993 को। कब हुई है? 20 अक्टूबर 1993 को, ठीक है ना। 20 अक्टूबर 1993 क्या हुई है इसकी स्थापना? किसकी? सेवर की, लिख लो, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी सेवा, ये इसकी निर्माण हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी आगे देखिए, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा एकीकरण, कौन सा? चौथा चरण राजस्थान को हुआ था। तो उस समय कौन सा हुआ था एकीकरण? चौथा। मैं बात कर रहा हूँ 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चल रहा था एकीकरण, और उसमें चौथा क्या था? चरण। उसमें भरतपुर को क्या दिया गया था? कृषि, भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? भरतपुर को कृषि विभाग दिया था, इंपॉर्टेंट है। तो चौथे चरण में भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया, क्या दे दिया? कृषि विभाग दिया गया था, ठीक है ना। आगे शेर ए भरतपुर किसे कहते हैं? अब प्रमुख व्यक्ति आगे, शेर ए भरतपुर, हाँ जी क्वेश्चन है हमारा, शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा किसको कहते हैं? गोकुल जी वर्मा को कहते हैं। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहते हैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो, शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहते हैं, ठीक है ना। और नौटंकी कला की शुरुआत भूरला ने की थी, लिख लो नीचे, नौटंकी, कौन सी?
नौटंकी कला की शुरुआत किसने की थी, है ना, भूरे लाल जी ने। किसने की थी, भूरे लाल जी ने की थी। नौटंकी कला की स्थापना भूरे लाल जी ने की थी। किसने की थी, भूरे लाल जी ने की थी, ठीक है ना। और इसका विकास किसने किया था, गिरिराज सिंह ने। विकास किसने किया था, गिरिराज सिंह ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, नौटंकी कला भूरेलाल जी और विकास किया गिरिराज सिंह ने। विकास किसने किया, गिरिराज सिंह ने इसका विकास किया है, ठीक है ना। लिख लिया आपने। आ गए सहकारी आंदोलन डीग में। हाँ जी, देखिए लिख लिया तो आगे बढ़े। इसी नोट ले लो इसका। क्लास अंतिम पड़ाव पर है, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं उनको देखते हैं, उसके बाद क्लास समापन हो जाएगी। सही विद्यार्थी को शेयर करनी है क्लास, जो सबको लाभ मिले इसका। ये जरा दर्शन है भरतपुर। हाँ जी, तो देखिए आगे देखिए। हाँ जी, सहकारी आंदोलन की शुरुआत भरतपुर में होती सबसे पहले 1904 में। हालांकि 1904 में अजमेर हो चुकी है, लेकिन भरतपुर में 1904 में हुई थी सहकारी आंदोलन, ठीक है ना। और कहाँ हुई है, डीग में। लिख लो क्वेश्चन में, डीग में। सहकारी आंदोलन की स्थापना 1904 में ये डीग में हुई है, ठीक है ना। और डीग में क्या है, कृषि बैंक भी है। राजस्थान का पहला कृषि बैंक कहाँ पर है, डीग में है। राजस्थान का पहला कृषि बैंक डीग में है, जो 1904 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, और क्या है, बम नृत्य। भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, बम नृत्य, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ पर है, भरतपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फाल्गुन माह में, कब मनाते हैं इसको, फाल्गुन माह में। बम नृत्य कब बनता है, फाल्गुन माह में। तो भरतपुर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, बम नृत्य, ठीक है ना। एक है सिम्को वैगन फैक्ट्री। कौन सी, सिम्को वैगन फैक्ट्री। तो ये कहाँ पर है, भरतपुर में। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ चुकी। सिम्को वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, और इसकी स्थापना हुई 1957 में। कब हुई स्थापना, 1957 इसकी स्थापना हुई है, ठीक है ना। और मुर्रा प्रजनन केंद्र, मुर्रा भैंस की नस्ल है, मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ पर, कुमेर में। कुमेर क्या, भरतपुर की तहसील है, ठीक है ना। मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कुमेर में। मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये कुमेर में है, ठीक है ना। एक देव बाबा का मंदिर, देव बाबा का मंदिर हर गांव में होता है, जहाजपुर में, नंगला जहाजपुर में। कहाँ पर, नंगला जहाजपुर में है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ग्वालों का रक्षक बोलते हैं इसको। ग्वालों को देवता रक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। देव बाबा का मंदिर नंगला जहाजपुर में, नंगला जहाजपुर में, जहाजपुर बोलते हैं ना। और ग्वाले का देवता बोलते हैं। और पशु शल्य चिकित्सा का क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर बोलते हैं। आज हमारे MBBS होते हैं डॉक्टर, ऐसे पशुओं का देवता, पशु शल्य चिकित्सा का अधिकारी कौन सा है, देव बाबा। हर गांव में देव बाबा होता है। और ग्वालों का क्या रक्षक है, या ग्वालों क्या है, देवता होता है, कौन सा, देव बाबा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे लालदास संप्रदाय पीठ, लालदासी संप्रदाय पीठ। तो लालदासी संप्रदाय पीठ कहाँ पर, भरतपुर में। भरतपुर कहाँ पर, नंगला भरतपुर में। कहाँ पर है, नंगला भरतपुर में है, जी हाँ। कहाँ पर है, नंगला भरतपुर में, नंगला भरतपुर में है, ठीक है ना। आगे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में, जी हाँ। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। अध्यक्षता किसने की है, गोपीलाल ने की है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना लिख लो, 1938 में हुई है। अध्यक्षता की है गोपीलाल ने। किसने की है, गोपीलाल यादव ने और युगल किशोर ने। गोपीलाल यादव है और दूसरा है युगल किशोर, ने। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। गोपीलाल यादव और युगल किशोर ने इसकी स्थापना की है। लिख लो इसको, नोट डाउन कर लें, इसकी शॉट ले लें इसका, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने, तो लिख लो इसका, या ले लो आप इसका, वो ले लो, इसकी शॉट ले लीजिए, हम दूर जाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, इसकी शॉट ले लिया आपने। तो डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। जी हाँ, आपके लिए मोटिवेशन है, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। बी पॉजिटिव है, सकारात्मक, घर पर रहे वैसा आप, है ना, और अच्छे रहे कोरोना में। तो ये हमारी क्लास, पूरी क्लास हो गई है। हमने जिला दर्शन में भरतपुर जिला
अब तक हमने राजस्थान के 5 ज़िले पढ़ चुके हैं, 33 ज़िलों में। आप धैर्य रखें, हमारे स्टूडियो से जब भी टाइम मिलेगा सारी क्लासें यथावत आपको मिलती रहेंगी। आपको लगता है कि मेघराम सर ने, आपके बड़े भाई ने अगर मेहनत की है, आपको अगर एक क्लास पसंद आई, आप इसको लाइक भी कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी क्लास का लाभ मिल सके। जो आपके क्लासमेट है, क्लास साथी है, उनको भी आप भेजें। और सिंपल तरीका, हमने क्लास का नाम ही बहुत अच्छा रखा है चैनल का। क्या रखा है? मेघराम मीना ऑफिशियल। तो बहुत जल्दी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो लिंक भेजने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगी जो आपके जानकार परिचित है। देखिए, क्लास का लाभ सबको मिले। कोरोना काल है, घर पे हैं आप, तो ये इसलिए लेकर आए ताकि आप पढ़ाई करते रहें। जहान है तो जहान है। तो सभी कोचिंग, सभी कॉलेज, सभी स्कूल बंद है, लेकिन हमने आपके पढ़ाई के लिए हमारा जीके एंड जीएस का पोर्शन का पैटर्न है वो हमने जारी रखा है, ताकि आरए से लेकर ग्रुप तक के विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सही विद्यार्थी उसका लाभ मिले। और आप रजिस्टर्स के द्वारा नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको लिखकर जल्दी याद हो, अच्छा याद हो। ठीक है ना? हमारा केवल यही उद्देश्य है कि आपको इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक आप अध्ययन करें और पढ़ने पर आपका ज़्यादा फोकस रहे। ठीक है ना? कंपटीशन में आपको लाभ मिले, कॉलेज के विद्यार्थी हो, कंपटीशन विद्यार्थी हो, है ना, सबको लाभ मिलेगा इस क्लास का। सबके जीवन में काम आने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है जल दर्शन है जो। तो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और जो अगर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है मेघराम सर ऑफिशियल। जी हाँ, मेघराम सर ऑफिशियल चैनल है। आप टेलीग्राम में जाना, मेघराम सर ऑफिशियल सर्च करना और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम पीडीएफ मिलेगी आपको, अखबार मिलेगी, करंट जी के जो भी है आपको ऑनलाइन क्लासेस की लिंक है, पीडीएफ है, टेस्ट जो भी अवेल होगा। तो वो सीक्रेट है, टेलीग्राम चैनल सीक्रेट है, उसमें किसी के नंबर नहीं दिखते हैं और उसमें आप कुछ भेज नहीं सकते। केवल आपके पास आएंगे उनको आप देख सकते हैं और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टेलीग्राम लिंक या तो मैं भेज दूँगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना, मेघराम सर ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है। और अपनी जो क्लास चलती है या आपका अपना ही चैनल है, इसका नाम क्या है? मेघराम मीना ऑफिशियल। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, मेघराम मीना ऑफिशियल। आपका अपना चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सहयोग ऐसे ही बना रहता है। हमको जुनून मिलता है, हमको ऊर्जा मिलती है, ताकि अगली क्लास हम नई तकनीकी, नए जोश, नए उमंग के साथ लेकर आ जाए। हमने पूरा प्रयास किया है कि जिला दर्शन में अब भरतपुर पढ़ा आपने, इसमें देख लिया, इसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल आई, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, मेले आए, नृत्य आए, त्यौहार आए, नदी आई है, पर्वत आई है, झील आई है, मतलब सब कुछ अभ्यारण्य आए। जो जिले में जो राजस्थान आरपीएससी में सिलेबस है सब कुछ आया इसमें। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे, हो सकता है, मानव स्वभाव है, तो मैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर देना, अगली कक्षा में उनको बता देंगे हमें जो। और मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन को जरूर बताना। पहला क्वेश्चन क्या था, दोबारा सुन लीजिए। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन ये था। राजस्थान में 2 दुर्ग ऐसे मिट्टी से बने हुए हैं, एक तो लोहागढ़, भरतपुर पड़ा 805, अंग्रेजों ने 5 बार युद्ध किया, अंग्रेज जीत नहीं पाए, तो लोहागढ़ कहते हैं इसको। तो इसके अलावा कौन सा दुर्ग है? मैंने क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन दिए, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। नहीं आता है तो मैं अगली कक्षा में इसको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे याद दिला देना और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप बताना। और जितने भी अपने साथी हैं, क्लास साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके रिलेशन में हैं, सबको इस क्लास को भेजना, क्योंकि देखो शिक्षा है, जितना प्राप्त करेंगे उतना आप शिक्षित बनेंगे, जागरूक बनेंगे, नॉलेज मिलेगी आपको। ये क्योंकि विद्यार्थी आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक में समय बर्बाद करता है, उससे बेटर तो ये कोई क्लास पढ़े। मेरे नहीं, आप किसी क्लास पढ़े, कोई पढ़े, मैं नहीं कहता हमारी पढ़े, लेकिन आप पढ़ना चाहिए, क्लास आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लॉकडाउन में घर पे अगर आप 2-4 घंटे पढ़ेंगे तो वो सीखने को मिलेगा, मतलब आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आप यानी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है ना? आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनको छोड़कर, टिकटॉकों को, फालतू चीज़ों को छोड़कर क्लास देखने का प्रयास करें। आप भी देखें, अपने मित्रों को भेजें, रेगुलर देखें, ताकि जीके एंड जीएस का सेक्शन आपका मजबूत हो जाए। बड़ा सेक्शन होता है, पुलिस में बहुत बड़ी सेक्शन होता है जीके जीएस का, पटवार में बहुत बड़ा रोल होता है इसका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में बहुत बड़ा रोल होता है सेक्टर जीके एंड जीएस का, अधिक मात्रा में। मैथ, रीजनिंग, साइंस अधिक जीके आती है राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम में, बहुत बड़ा रोल। एग्रीकल्चर के बैच में, रीड के बैच में, है ना, पीटीटी के बैच में 50 क्वेश्चन आते हैं, एसटीसी में 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना?
और रीट में तो आपको पता है 60 क्वेश्चन आते हैं जी के एंड जीएस के। तो ये सेक्शन काम आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ लेंगे तो दोबारा तो एक बार पढ़ा रहे याद हो जाएगा। कहीं जाकर कोचिंग करेंगे, हमारी में कहीं पर आप जयपुर वगैरह कहीं भी जाएंगे, जोधपुर, तो एक बार आप कोचिंग करने जाएंगे, यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार बुक लाएंगे मार्केट से, वो पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारी क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो नमस्कार विद्यार्थी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।